हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास के संदर्भ में। ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को आप लोग दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को सभी बेल नोटिफिकेशन पहुंचती रहे समय समय पर। और हाँ, अब इस वीडियो को आप लोग अभी अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पाठ है संसाधन एवं विकास के ऊपर। तो इस अध्याय में पहले हम जान लेते हैं क्या क्या इसमें है, आउटलाइन इसका क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को 4 प्रकार से बांटा गया है। और संसाधन का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन और भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा और अपर्दन और संरक्षण। तो आज हम लोग भारत में भू संसाधन तक का कवर करेंगे टॉपिक। ये यहाँ तक का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद जो ये बचा हुआ शेष टॉपिक है इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 भी अब जल्दी ही आ जाएगी। तो और आएगी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस अध्याय में सबसे पहले टॉपिक है संसाधन। तो संसाधन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं संसाधन हैं, जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तथा जिनका उपयोग सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मान्य है। ऐसा है नहीं कि हम लोग केवल संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और कोई रोकेगा। तो ये सांस्कृतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी मान्य है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और हमारे आसपास मौजूद वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन के वर्गीकरण ये है, संसाधन की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी इंग्लिश में कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। समाप्यता के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। स्वामित्व के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। एंड लास्ट है विकास के स्तर के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। इसमें संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज वह संसाधन हैं जो जीवित होते हैं और एबायोटिक यानी कि अजैव संसाधन वह हैं जो जीवित नहीं होते हैं। तो जैव संसाधन के कुछ उदाहरण हैं जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य इत्यादि। और अजैव संसाधन के कुछ उदाहरण हैं जैसे चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर अगला है, तो इसमें 2 प्रकार के संसाधन हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो वह संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। तो अनवीकरणीय संसाधन में वह संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं और इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, तेल इत्यादि।
तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि वह संसाधन जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे धूप, हवा, वन, जंगल, जल, ये सब नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन हैं जो जिनको ख़त्म तो वो हो जाएंगे, फिर उनको बनने में करोड़ों लाखों साल लग जाएंगे, जैसे तेल और कोयला। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज या व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी कि सामुदायिक संसाधन, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो जैसा कि इसका नाम है व्यक्तिगत संसाधन, तो इसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जैसे आपका घर, हमारा घर, हमारी ज़मीन जायदाद, हमारे खेत, तो ये सब हमारे व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। इसके निजी मालिक होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वह संसाधन होते हैं जो किसी एक समुदाय के होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं, जैसे सड़क, रेल, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है क्योंकि इनका स्वामित्व तो राष्ट्र के हाथ में है, ये राष्ट्र के सभी लोगों का है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो वह संसाधन जैसे समुद्र, महासागर, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनका सबका स्वामित्व पूरे विश्व में सभी लोगों के पास होता है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। अब इसको आप लिखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संभावी संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, विकसित संसाधन यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज, भंडार यानी कि स्टॉक, और संचित कोष यानी कि रिजर्व्स। तो इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक डेफिनीशन को पढ़ेंगे। तो संभावी संसाधन वह संसाधन होते हैं जो अभी उपयोग में, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमने उपयोग किया नहीं है, वह हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। जैसे राजस्थान में व गुजरात में पवन और सौर से ऊर्जा से अपार बिजली बन सकती है, बिजली बनाने की संभावना है, लेकिन उनका उपयोग हम लोग कर नहीं रहे हैं। ये सही तरीके से अभी विकसित नहीं हुए हैं, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। विकसित संसाधन, इसको इंग्लिश में डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर परिभाषा में लिखा है। तो वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनकी माप तौल और गुणवत्ता चेक की जा चुकी है, यानी कि उनकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और वो विकसित संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उनका विकास प्रौद्योगिकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है उनका अस्तित्व। तो वह एक निश्चित मात्रा में होते हैं। उस प्रकार के संसाधन को डेवलप्ड रिसोर्सेज या फिर विकसित संसाधन कहते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भंडार। तो भंडार वह हैं जिनका हम लोग सर्वेक्षण कर चुके हैं, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो इस तरह के संसाधन को भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो पानी हमारा होता है, जल, इसमें 2 ज्वलनशील गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। तो ये इसको दोनों प्रकार से हम लोग इन दोनों गैसों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या मशीन डेवलप नहीं हुई है जो इसको अलग अलग कर पाए, तो इसलिए इसे भंडार की श्रेणी में रखा गया है। संचित कोष, अगला है रिजर्व्स, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा हैं और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया है, यानी कि वह संसाधन जिनका उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि, ये सब संचित कोष की श्रेणी में आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संसाधनों का विकास। इसमें हम एक एक पॉइंट पढ़ते चलते हैं। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक हैं। संसाधन, अगला है, ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है और इसलिए मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समस्याएं आ गई हैं। तो वो समस्याएं एक एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
सभी लोगों ने ये सोचा कि संसाधन प्रकृति की देन है, तो उसका हम लोग जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिटेड उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। ये ज़रूरी होता है किसी राष्ट्र के रहने के लिए, उसके व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो इसलिए हमको एक निश्चित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। तो चलिए इससे जो समस्याएं हुई हैं उसको देख लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो गया है। कुछ व्यक्तियों ने लालच व संसाधन अपने पास बहुत रख लिए हैं, तो उससे संसाधन का ह्रास हुआ है। समाज के गरीब लोग और अमीर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास संसाधन है और गरीब लोगों के पास संसाधन नहीं है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को पैदा किया है। संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से और संसाधन और औपनिवेशिक तत्वों से हमारी ये संसाधन में कमी आई है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारा भारत पहले ब्रिटेन द्वारा गुलाम देश था, तो 1947 में इसको आज़ादी मिली है। तो इसलिए जो औपनिवेशिक जितने भी कल्चर रीतियाँ हुई हैं, उन्होंने संसाधन का बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया है, तो इससे संसाधन में कमी आई है। मानव जीवन गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। तो इन सब कारणों से अब संसाधन का बंटवारा और वैश्विक शांति ये दोनों बहुत आवश्यक हमारे लिए हो गए हैं। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की ज़रूरत है। सतत आर्थिक विकास, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सतत आर्थिक विकास या फिर सतत पोषणीय विकास, इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सतत आर्थिक विकास, पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। तो सतत आर्थिक विकास वह विकास है जिसमें पर्यावरण को हम लोग कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपेक्षा भी नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग पर्यावरण को अपने संसाधनों से संसाधनहीन नहीं करेंगे, बहुत संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करेंगे अपने पूर्वजों की तरह, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करें। यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधन को बचा कर रखना है। तो इस तरीके के विकास को सतत पोषणीय विकास, सतत आर्थिक विकास कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है संसाधन नियोजन, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आज तक के लिए यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। और कोई अगर दिक्कत हो, आपको कोई प्रश्न पूछना हो या फिर कोई कुछ समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अवगत कराएं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।